So in the last class we have studied dihybrid cross. Okay, हमने dihybrid cross किया था, क्लियर है? और dihybrid cross के रिजल्ट हमने देखे थे. 9:3:3:1 is the ratio phenotypic and 1:2:2:4:1:1:2:1 is the genotypic ratio. ये ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मेंडल ने कहा था कि जब हम टू कैरेक्टर्स को एक बार में स्टडी करते हैं इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, व्हेन वी स्टडी द टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम, तो मेंडल ने कंक्लूड किया दैट द फैक्टर्स और जीन्स कंट्रोलिंग द डिफरेंट कैरेक्टर्स विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. वो अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे की बिना परवाह किए. मैंने एग्जांपल दिया था आपको गैमीट बनाते हुए ABCD वाला, तो वे अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे से बिना एक दूसरे की परवाह किए हुए. और दूसरा, दे गो randomly टू द गैमीट्स. They go randomly to the gamete. Okay? Randomly, they can have the different combinations. And this is known as the law of independent assortment. Law of independent assortment. मैं यहां लिख रहा हूं. Law of independent assortment. देखिए बेटा, ये लॉ क्या कहता है? बिकॉज इट वॉज ड्राइव्ड बाय द मेंडल फ्रॉम वेयर डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो जो पेरेंट जनरेशन लिया था उसमें क्या लिया था? राउंड सीड येलो कॉटिलिडन्स, प्योर प्लांट. फॉर दीज कैरेक्टर्स दे आर क्रॉस्ड विद द रिंकल सीड एंड ग्रीन कॉटिलिडन्स. ओके, जो जीनोटाइप था वो था RRYY एंड हियर इट इज स्मॉल r स्मॉल y. क्लियर है बेटा? फिर हमने देखा कि जो गैमीट्स बने, अब F2 क्रॉस को यहां पे बनाएंगे. मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको. इनसे जो F1 आए, वो F1 जो जनरेशन आई, दैट F1 जनरेशन इज generation is R small r, Y small y with character of or phenotype of round seed yellow cotyledon. Then this is the selfing. On selfing ये कर रहे थे हम, क्योंकि हमने लास्ट स्क्रीन को रब कर दिया था, इसलिए मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि हमने ऐसे देखा था ऑन सेल्फिंग. ये यहां पे जब गैमीट्स बने थे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया था. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये हुआ था कि जो गैमीट्स यहां पे बने, यहां पे आप देखेंगे वे RY बने थे और यहां पे स्मॉल RY. ओके, व्हेन दे फ्यूज दे विल गिव दिस F1. कौन सा? R small r, Y small y बेटा. इज इट क्लियर? नाउ व्हेन he is selfing these plants, यहां पे जब इन्होंने देखा, मेंडल ने जब वो इनको सेल्फ कर रहे थे, तो यहां से उन्होंने देखा कि देखिए वो रिस्पेक्टिव जो अलग अलग कैरेक्टर को, जैसे R और स्मॉल r अलग अलग ये कैरेक्टर को, ये शेप ऑफ सीड को कंट्रोल करते हैं, और Y और स्मॉल y किसको? वो कलर ऑफ कॉटिलिडन को कंट्रोल करता है. तो उनको उन्होंने यहां पे देखा कि वे एक दूसरे की बिना परवाह किए हुए अलग अलग हो जाते हैं और दे गो टू द रिस्पेक्टिव गैमीट रेंडमली. यहां पे देखा था ना हमने इसको, और इसी स्टेटमेंट को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया. तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नथिंग, इट इज दिस, वो आपको पता ही है, लॉ ऐसे लिखते हैं, स्टेट्स दैट, this law states that the genes controlling, this law states that the genes controlling क्या बेटा, different characters will assort, will not shall,
will assert independently of each other. Will assert independently of each other. मैंने बोला कि वो दोनों एक दूसरे की बिना परवाह किए हुए अलग हो जाते हैं. And fuse or go to the, either fuse in the gametes एक ही बात है, or go to the gametes randomly. This is very important term. क्योंकि जो आपके पास दो ट्रेड्स आई थी, राउंड सीड ग्रीन कॉटिलेडन और रिंकल सीड येलो कॉटिलेडन वाली, वो इसीलिए आई थी. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है. सो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो यही कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द जीन कंट्रोलिंग डिफरेंट ट्रैक्टर्स विल assert independently of each other and go to the respective or fuse in the respective gametes randomly. एंड फिर आपने इस लॉ की एक्सप्लेनेशन जब लिखना है तो यू विल गिव दिस एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. इट इज एक्सप्लेनेशन फॉर द, आप इसको क्लोज के लिए. सो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ, पहले आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे. अगर आपको आता है तो फर्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, देन एक्सप्लेनेशन में आप इसी डाइहाइब्रिड क्रॉस को बनाएंगे. सो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. असॉर्ट होने का मतलब भी होता है अलग होना. तो दोनों जो अलग अलग से जीन जो दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं वे एक दूसरे की बिना परवाह किए हुए अलग हो रहे हैं, और जब वे गैमीट्स में जाते हैं तो वे when they fuse in the gametes they are in random manner, and it is well explained during the gamete formation to you people. Okay beta. Now we have seen that Mendel work result in the formulation of total 4 laws, but now all are not having the status of laws. मैं एक बार आपसे इस डिस्कशन को करना चाहूंगा, उसके बाद हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट करेंगे. सी हियर, मेंडल वर्क रिजल्ट्स इन जेनेटिक्स लॉज. द फर्स्ट फाइंडिंग इज इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ, जो मेंडल ने कहा था, मैं मेंडल की बात कर रहा हूं. आफ्टर पोस्ट मेंडेलियन वर्क दिस इज ओवर. इट इज द लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर. द लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर. ये लॉ क्या बोलता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट every character have क्या बेटा? 2 traits, and every gene have what? 2 alleles controlling different traits of a character. Different traits of a character. ये मेंडल के समय पे मेंडल ने डिस्कवर किया कि ये कैरेक्टर के 2 ही रूप हो सकते हैं, और इसीलिए एक जीन के भी 2 ही रूप हो सकते हैं, जिन्हें आप एलील कहते हैं. हमने टर्मिनोलॉजी में दिया हुआ है और वो वीडियोस अपलोड है यूट्यूब पे. सो आफ्टर मेंडल it is now well clear that there are more than the 2 traits are there. To control these traits in population, there may be more than 2 alleles are there. So this law is not now having the status of law. मेंडल ने तो दिया था लेकिन अब ये लॉ नहीं है. Is it clear?
Second one is law of dominance. ठीक है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि दो एलील होते हैं, मेंडल ने कहा था। हम तो मेंडल की डेफिनेशंस को आपके सामने पेश कर रहे हैं, रख रहे हैं। वी आर ओनली सेइंग द वर्ड्स ऑफ मेंडल. मेंडल स्टेट्स दैट out of the two alleles controlling the different trait of a character, one will express in the presence of other, which express itself, that is called the dominant gene or allele, while the other is called the recessive allele, which cannot express itself. So this is the law of dominance. The law of dominance states that this law states that out of two alleles, one can express itself in the presence of other, and is called क्या बेटा, dominant gene, and the one which cannot express itself is recessive gene. Is it clear or not? पर ये मेंडल ने कहा था, आफ्टर मेंडल पोस्ट मेंडेलियन जो वर्क हुआ उसमें नाउ टुडे वी विल स्टडी दैट इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट सो दैट एवरी जीन इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ये जरूरी नहीं है बेटा कि सारे के सारे जीन डोमिनेंट रिसेसिव हो. जिन लोगों में ए बी ब्लड ग्रुप होता है वहां पे कोडोमिनेंस होता है, पढ़ेंगे हम इसको. आ जीन में भी कोडोमिनेंट, आ जीन में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंट. सो दिस लॉ इज नॉट नाउ लॉ. द थर्ड लॉ which is given by the Mendel, and we have discussed in detail in the previous lectures. This is the first, this is second. Now this is not first, this is not second. The first law of Mendel, अगर आपसे कोई पूछे that what will be the or what is the first law of Mendel or genetics? It is the law of segregation बेटा. किया था ना हमने डिटेल में. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन which has been derived from the monohybrid cross. ये तीनों ही लॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आए थे, पर नाउ इनका तो स्टेटस ही लॉ वाला नहीं है बिकॉज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. इनमें तो अब नहीं है, पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज स्टिल टुडे इट इज द लॉ. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट द सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, इट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट. क्या बेटा, अभी जो किया assortment. So this is very important to note, and there should be no confusion that first law of the genetics or Mendel is the law of segregation, while the second law is the law of independent assortment. And how these are the four laws we have in genetics. Is it clear? जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये मतलब नहीं कि वो होगा ही नहीं. लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो कुछ एक जीन में लॉ ऑफ डोमिनेंस चलता है, पर कुछ एक जीन्स और कुछ एक ऑर्गेनिज्म में ऐसा है कि ये लॉ वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसकी लॉ का ऐसा नहीं कि डोमिनेंस नहीं होती है. डोमिनेंस होगी, कहीं आप इस चीज को पसंद ना करें, डोमिनेंस तो होगी, लेकिन कुछ एक जीन्स में डोमिनेंस की जगह कोडोमिनेंस. और जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं ह्यूमन बींग्स में,
वी हैव द 30,000 जीन्स, 30,000 जीन्स आर देयर. सो अगर ये 30,000 जीन्स हैं, उनमें कुछ एक जीन्स होंगे उनमें डोमिनेंस रिसेसिवनेस होगी, मेजोरिटी में है, और कुछ एक में क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, कुछ एक में कोडोमिनेंस हो सकता है, कुछ एक ऑर्गेनिज्म में कोडोमिनेंस हो सकता है. आई एम एज अ होल, क्योंकि मैंने बोला लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, इसलिए मैं पूरे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, सभी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, इसलिए वो लॉ स्टैंड नहीं कर पा रहा है. और लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, अबे लॉ नहीं है, जबकि यूनिट कैरेक्टर होता है. एक कैरेक्टर के 2 एलील होते हैं, पर कुछ एक कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां पे मोर देन 2 एलील्स है. जैसे हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स हैं उनमें तो देयर आर 2 एलील्स, पर कुछ एक कैरेक्टर्स, जैसे मैं बात करूंगा ब्लड ग्रुप की, इन पॉपुलेशन देयर आर 4. मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा, इसमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, इंडिविजुअल में एक ही होगा. ये आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पर क्योंकि सब में एप्लीकेबल नहीं है, सारे ऑर्गेनिज्म में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए दोनों का जो स्टेटस है वो लॉ का नहीं रहा है. और ये जो दोनों लॉज है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, नाउ दे आर हैविंग applicability and acceptability in all the organisms. ये मैं यहां पे आपसे बात कर रहा था कि आप पजल ना हो जाए. So this is the concept of laws in genetics. Now we will study the incomplete dominance and concept of incomplete dominance and concept of codominance with examples. Clear है? मैं ये भी दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूं बेटा कि जब मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस पढ़ाऊंगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही जीन इनकम्प्लीटली डोमिनेंट या कोडोमिनेंट होते हैं. हम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आपको बताएंगे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो वहीं पे डिस्कस होंगे. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.